please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बिजनौर से, जहां पर एक इंटर कॉलेज के 10वीं के एक छात्र पर प्रिंसिपल को गोली मारने का आरोप लगा है। आरोपी के स्कूल के कुछ छात्रों से झगड़े के बाद प्रिंसिपल ने आरोपी छात्र को स्कूल से निकाल दिया, जिसके बाद आरोपी छात्र अपनी मां के साथ स्कूल पहुंचा। प्रिंसिपल से माफी मांगने लगा, लेकिन प्रिंसिपल ने उसकी एक न सुनी, जिसके बाद छात्र वहां से चला गया। लेकिन कुछ देर बाद आरोपी छात्र फिर स्कूल पहुंचा और पिस्तौल निकालकर प्रिंसिपल को गोली मार दी। गोली मारने के बाद छात्र वहां से फरार हो गया। घायल प्रिंसिपल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, क्या जानकारी मिल पाई है, क्यों छात्र को निकाला गया था और अब आरोपी छात्र कहां पर है? बिल्कुल जसप्रीत, प्रिंसिपल ने छात्र का नाम काट दिया था और बच्चों में आपस में मारपीट हो गई थी, जिसके बाद उसका नाम काट दिया गया और जिससे नाराज था छात्र अपनी मां को लेकर स्कूल पहुंचा और जब उसके कहने के बाद भी प्रिंसिपल ने उससे दोबारा नाम नहीं लिखा तो वापस चला गया और नाराज छात्र थोड़ी देर बाद वापस पहुंचा। दीपांशु नाम का एक छात्र था जिसका नाम कट गया था और इसने प्रिंसिपल को गोली मार दी, गोली मारकर फरार हो गया। हालांकि प्रिंसिपल की जो गोली थी वो कंधे में लगी और स्कूल में अफरा तफरी का माहौल हो गया और आज आरोपी जो छात्र था वो मौके से फरार हो गया। अभी पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन जो वजह है प्रशासन अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाया और किस तरीके से छात्र इस तरह से घटना को अंजाम देते हैं और स्कूल के अंदर देते हैं, तो निश्चित तौर पर जो सवाल है वो कई सारे खड़े होते हैं कि आखिर किस वजह से नाम काटा गया था, क्या वह दोषी था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जांच का विषय है, पुलिस पूरे मामले की विवेचना कर रही है। जी अजीत, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। देश के कई राज्य इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं। शहरों में बाढ़ जैसे हालात के पीछे कहीं न कहीं बांध भी जिम्मेदार हैं, लेकिन बांधों के खराब प्रबंधन पर किसी का ध्यान नहीं है। जबकि पिछले कुछ सालों में बाढ़ के पीछे कहीं न कहीं बांध भी जिम्मेदार रहे हैं। बांध से लाखों लीटर पानी छोड़े जाने की सबसे ताजा तस्वीर ओडिशा के हीराकुड से सामने आई। ओडिशा की नदियों में पानी पहले से उफान मार रहा है। महानदी में पानी बढ़ने लगा तो प्रशासन बांध के गेट खोलने पर मजबूर हो गया। हर सेकंड हजारों लीटर पानी एक साथ बांध से निकलता हुआ सफेद सैलाब जैसा दिखने लगा। ये बांध भारत के सबसे पुराने और सबसे लंबे बांधों में एक है। महानदी पर बने इस बांध की कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। बांध से निकलते हुए सैलाब को देखने के लिए लोग बांध के गेट के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि साल में ऐसे मौके कम ही होते हैं जब बांध के गेट खोले जाते हैं। लेकिन बांध के गेट खुलने का मतलब ही खतरे की घंटी होता है। बांध के गेट खुलने का मतलब है कि नदियां उफान मार रही हैं। बांध के गेट खुलने का मतलब है कि कुदरत गुस्से में है। और बांध इसीलिए बनाए जाते हैं कि नदियों के गुस्से से शहरों को बचाया जा सके, पानी का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाए और बाढ़ के हालात न बने। लेकिन हालात उलट है। अब तो बांध ही बर्बादी की वजह बन रहे हैं। देश में छोटे बड़े कुल मिलाकर 5254 बांध हैं। इनमें करीब 44% यानी 2354 बांध अकेले महाराष्ट्र में, 906 बांध मध्य प्रदेश में, 632 बांध गुजरात में बनाए गए, 258 बांध छत्तीसगढ़ में, 231 कर्नाटक में और 204 बांध ओडिशा से गुजरने वाली नदियों पर बनाए गए। लेकिन पिछले साल संसद में पेश हुई सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक देश के केवल 7% बांध ऐसे हैं जिनके लिए कोई इमरजेंसी एक्शन प्लान भी बनाया गया है, जिसका मतलब यह है कि बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए 93% बांधों को किसी इमरजेंसी एक्शन प्लान से जोड़ा ही नहीं गया है। पिछले कुछ सालों में देश के अलग अलग राज्यों में हुई बाढ़ की तबाही के पीछे भी काफी हद तक बांध ही जिम्मेदार बने हैं और फिलहाल केवल केरल ही नहीं बल्कि कई राज्यों में नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। और नदियों के इसी उफान की वजह से सबसे ज्यादा बुरा हाल इस वक्त उत्तर प्रदेश का है। बाढ़ की वजह से अब तक यूपी में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग बाढ़ राहत शिविरों में जिंदगी काटने को मजबूर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में बाढ़ के हालात ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ दिखे। किसानों के खेत नदियों में तब्दील हो चुके हैं। दूर दूर तक केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बर्बादी का आलम यह है कि बारिश ने रिहायशी इलाकों को टापू में बदल दिया है। घरों की छत और दीवारें तो बची हैं, लेकिन जमीन नदी में समा चुकी है। गनीमत यह है कि ऐसे घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में नदियों पर 130 छोटे बड़े बांध बने हुए हैं। इस गिनती में बैराज शामिल नहीं है। अगर इन बांधों का प्रबंधन ठीक हो तो सैलाब को काबू में किया जा सकता है, लेकिन हालात बेकाबू हैं। मुरादाबाद में दर्जनों गांव पानी में डूब चुके हैं। घर, गलियां, खेत ही नहीं, शहरों से जोड़ने वाली सड़कें तक तालाब बन चुकी हैं। सड़कों पर लहरें इस कदर दौड़ रही हैं कि अगर कोई हल्की गाड़ी या मोटरसाइकिल निकले तो नदी अपने साथ बहा कर ले जाए। गांव के कुछ लोग ट्रैक्टर चला रहे हैं जिनका मकसद केवल लोगों को रास्ता पार कराना है।
लोग अपनी मोटरसाइकिल पहले ट्रैक्टर पर चढ़ाते हैं और सड़क का पानी वाला हिस्सा पार करने के बाद मोटरसाइकिल नीचे उतार लेते हैं। हालात इतने खराब हैं कि शहर के पेट्रोल पंप तक पानी से लबालब है। हालांकि ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार कुदरत है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ऐसी मुसीबत के लिए तैयार रहने की। पूरा देश इस वक्त केरल के बाढ़ पीड़ितों की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहा है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि केरल में बाढ़ के लिए भी कहीं न कहीं बांध ही जिम्मेदार है। खुद केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि मुल्लपेरियार बांध के गेट अचानक खोले जाने की वजह से शहर के शहर तालाब में बदल गए। मुल्लपेरियार केरल का ऐसा बांध है जिसका प्रबंधन तमिलनाडु की सरकार के हाथ में। लेकिन सवाल तो उन बड़े बांधों के प्रबंधन पर भी उठ रहे हैं जो पूरी तरह केरल सरकार के हैं। इडुक्की और मलमपुषा जैसे बांध के गेट भी उस वक्त खोले गए जब पानी लबालब भर गया। 6 अगस्त से लगातार हुई बारिश से पहले ही बांध भर चुके थे। अगर पहले से थोड़ा थोड़ा पानी छोड़कर बांध कुछ खाली रखे जाते तो शायद कुदरत के कहर से लड़ने की केरल के पास कुछ और ताकत बची होती। तो 2016 में तमिलनाडु में आई बाढ़ का ताल्लुक भी बांधों के प्रबंधन से। तमिलनाडु विधानसभा में पेश की गई सीएजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 21 घंटे में 29,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से चेन्नई शहर समंदर में बदल गया। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा था कि सुरक्षा से जुड़े बांधों के नियमों का ये खुला उल्लंघन था। यानी अगर बांध का प्रबंधन नियमों के मुताबिक होता तो मुसीबत टाली जा सकती थी। लेकिन ये मामला केवल तमिलनाडु या केरल का नहीं है, बल्कि पूरे देश का है, क्योंकि मौसम का मिजाज इस तरह से बदल रहा है कि जिन जगहों पर सूखे की समस्या होती थी वो भी बाढ़ की चपेट में है। हर साल देश का कोई ना कोई राज्य भयंकर बाढ़ का सामना करता है और आंकड़े बताते हैं कि देश की कुल 15% जमीन पर बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। औसतन हर साल देश के 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत बाढ़ की वजह से होती है। देश की करीब 80 लाख हेक्टेयर जमीन हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाती है और हर साल देश को बाढ़ की वजह से 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ता है। जिसकी बड़ी वजह यह है कि भारत में बारिश और बाढ़ से निपटने की तैयारियां कमजोर हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पहाड़ियों पर झरने पूरी ताकत से बरस रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिले अब तक बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों में और बारिश की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में तो एक परिवार कई दिन से पानी के बीच फंसा रहा। घर के चारों तरफ कई फीट तक पानी जमा था। कुछ दिनों से परिवार बिना कुछ खाए पिए ही पानी के बीच फंसा हुआ था। जब बचाव दल की टीम गाँव में पहुंची तो इस परिवार को बचाने के लिए अभियान शुरू किया गया। घर से काफी दूर तक लंबी रस्सी बांधी गई। फिर घर का एक सदस्य रस्सी को पकड़कर पानी से बाहर आने लगा। मध्य प्रदेश के तो कई जिले ऐसे हैं जहां नदियों का पानी अब तक उफान मार रहा है। जबलपुर के कई हिस्से ऐसे हैं जहां लोगों की जिंदगी पटरी से उतरी हुई है और लोग जान दांव पर लगाकर सड़कें पार करने को मजबूर हैं। जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर बने पुल पर आम दिनों में गाड़ियां पूरी रफ्तार से दौड़ती हैं, लेकिन अब नदी का पानी पुल को भी अपनी आगोश में ले चुका है। पुल पर गाड़ियों की बजाय लहरें दौड़ रही हैं। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार जमा है। लोग पानी घटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें खतरा मोल लेने से परहेज नहीं है वो लहरों से लड़ते हुए पुल पार कर रहे हैं। डिडौरी समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। नर्मदा के किनारे बने मंदिरों की अब केवल चोटी ही दिखाई दे रही है। उफान मारती लहरों ने कुछ मंदिरों को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया, जहां केवल मंदिर के ऊपर लगा झंडा ही दिखाई दे रहा है। मंदिरों के पास बनी छोटी छोटी इमारतें पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं, जिनमें कुछ की केवल छत ही पानी से बाहर है। नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चंद फीट पानी का स्तर और बढ़ा तो नदी के ऊपर बने बड़े पुल भी पानी में समा जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश से पहले बादलों ने उत्तराखंड में खूब तबाही मचाई। बाढ़ का पानी तो पहले से काफी कम हो गया है, लेकिन कई हाईवे अब तक ठप पड़े, जिनमें बागेश्वर जिले से गुजरने वाले हाईवे भी शामिल हैं। भारी बारिश के बाद पहाड़ों में ऐसी हलचल मची कि पहाड़ों से टूटकर बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आ गए। कहीं टूटे हुए पेड़ बिखरे हैं, कहीं पत्थर बिखरे हैं, तो कहीं सड़कें ही गायब हैं। 13 सड़कें बंद हैं और उसमें से सभी मतलब रोडों में जो है जहाँ जहाँ डैमेजेस हुए हैं और उनका भी आकलन जो है संबंधित जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा किया जा रहा है। कई दिन से रास्तों को दुरुस्त करने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन कामयाबी अब तक नहीं मिल पाई है। कमोबेश यही हालात मसूरी के भी हैं। मसूरी देहरादून हाईवे को कई घंटों तक पहाड़ों के खिसकने की वजह से बंद करना पड़ा। मसूरी पहुंचने वाले सैलानी सड़कों पर फंसे रहे। पहाड़ों की मिट्टी और पत्थर हाईवे पर गिरते रहे। बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से हाईवे को साफ करने का काम चलता रहा, लेकिन जब तक सड़क साफ होती तब तक मुसीबत और बढ़ चुकी होती। उत्तराखंड में पहाड़ों से बरस रही आफत अब लोगों की जिंदगी पर भी सीधा असर डाल रही है। चमोली से कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। जब एक मकान भरभरा कर नदी में गिर गया। नदी के साथ पहाड़ पर बनी एक सड़क के किनारे मकान में एक दुकान चलती थी। केवल 3 सेकंड में दुकान के हिस्से टूट टूट कर नदी में चले गए। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त दुकान में कोई मौजूद नहीं था। हादसे की तस्वीरें कुछ दूर से भी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। वीडियो में साफ दिखा कि हादसा बिल्कुल अचानक हुआ। दुकान के ठीक नीचे पहाड़ के पत्थर हिलने शुरू हुए
और देखते ही देखते पूरी दुकान गिरकर नदी में समा गई। चमोली में बारिश के बाद चट्टानें ही नहीं हिल रही, सड़कें भी बहने लगी हैं। ये वो सड़कें हैं जो पहाड़ों को काट कर बनाई गई हैं, लेकिन अब शहरों की लाइफलाइन है। खराब मौसम का तकाजा ये है कि सड़कें रेत की तरह झड़ती दिख रही हैं।